हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अपनी तबीयत के बारे में बताइए, कमेंट करिए। आप लोग अपने कमेंट करिए, अपनी हाल चाल बताइए, आप लोग किस तरीके के हैं। और आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये जो चुनाव की प्रक्रिया बीत गई कम से कम, क्योंकि इस चुनाव की प्रक्रिया में बहुत से लोग इस पर व्यस्त होंगे। जो युवा स्टूडेंट होंगे, खासकर लड़के जाति के लोग ज़्यादा इस पर लिप्त रहते हैं, लेकिन लड़कियां लोग आप लोग समझते रहिएगा। उसके बाद यार राजनीति करिए, राजनीति बहुत अच्छे से बखूबी करिए, ठीक, क्योंकि राजनीति ये गवर्नमेंट बिना राजनीति के हम आप कुछ भी पहलू समझ ही नहीं सकते कि गवर्नमेंट हमारे साथ क्या चल रही, क्या खेल खेल रही, क्या नहीं खेल खेल रही। इसलिए देखिए, इस कोरोना काल में, कोरोना काल जितना नहीं है उससे ज़्यादा कहीं बढ़ाया जा रहा है, ठीक। ओके, अभी हम छोटे हैं, पहले हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक। आज हम नया शुरू करते हैं, तो कोशिश करते हैं, क्योंकि आज जो है उसके आगे की कहानी है, ठीक। जो जितना मैंने पढ़ा चुका था, अगली वाली मैंने आपको ये बताया था कि रोग जनित वायरसों के विवरण में बारे में, कि जो रोग हो रहे होते हैं जानवरों के अंदर या पादपों के अंदर, जंतुओं के अंदर और पादपों के अंदर जो भी रोग होते हैं, किस वायरस की वजह से होती है और कौन सा वायरस उसमें महत्वपूर्ण भाग लेता है, ठीक। इसके बारे में बताया था। और यहाँ तक उस वायरस की डिस्कवरी यानी कि खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, ठीक। तो इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को अगली क्लासेस में बता चुका हूँ। तो आज की जो क्लासेस हैं वो पूरा का रहेगा, यानी कि जो विषाणु अथवा वायरस, यानी कि जो विषाणु है हिंदी नाम है, विषाणु क्या है, ये विषाणु जो क्या है हिंदी नाम है, अथवा यानी वायरस, वायरस जो है एक अंग्रेजी नाम है, कि प्रकृति एवं ठीक वितरण। प्रकृति मतलब क्या होती है, उसको नेचुरल गुण क्या होती है, उसकी प्राकृतिक गुण क्या होती है, वो कैसा दिखता है, वह कैसा दिखता है, उसकी स्वभाव कैसी है, ठीक। और उनकी जो क्या कहते हैं ना, सर्वाइव करने की कंडीशन होती है, यानी कि आगे बढ़ने की कंडीशन होती है, वो कैसी होती है। और उस वितरण मतलब फैलना, वितरण मतलब फैलना, कहाँ कहाँ पे फैली हुई होती है, कहाँ कहाँ पे रह सकती है और कहाँ पे नहीं रह सकती, इसके बारे में। जैसे क्या होता है कि जो वायरस होती है, क्या होती है, वायरस जो होती है कि ये सभी जगहों पे, जैसे कहा ना, जल पानी मिट्टी, जल पानी मिट्टी, जल यानी कि जो पानी होती है, ठीक, जल, ठीक। अब यहाँ पे ये जो लिखा है कि वायु होगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक, जल वायु मिट्टी। अब ये जल वायु मिट्टी है, यानी कि जल, ठीक, और उसके बाद वायु इन्वायरमेंट में, और उसका मिट्टी में भी सॉइल में, यहाँ तक कि एक छोटे से तिनके के बराबर, यानी कि 1 ग्राम, कितना, 1 ग्राम यदि हम मिट्टी लेते तो 1 ग्राम मिट्टी में कम से कम अरबों वायरस, यानी 1 से 2 अरब वायरस की संख्या होती है। जरा ये भी समझिए, जब 1 ग्राम मिट्टी में इतने वायरस होते हैं, 1 ग्राम वायरस में कितने वायरस, 1 से 2 अरब की संख्या में होते हैं, तो जाहिर सी बात है इस पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा है और कई भी प्रकार के वायरसेस हो सकती हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसकी बात है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन एंड, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूट्रिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायरस, ठीक। हम इसके आगे के बारे में चलते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में, किस सदी के, 20वीं सदी, 20वीं सदी के प्रारंभ मतलब 20वीं, जब 1900 चल रही होती है, कौन सी चल रही होती है, 1900 यानी कि लगी, तब उसी प्रारंभ में, यानी कि शुरुआत हो रही है, किसकी शुरुआत हो रही है, 20वीं सदी की शुरुआत हो रही है, ठीक, में जंतुओं तथा, ठीक, किसमें, 20वीं सदी के प्रारंभ में जंतुओं तथा पादपों की कई वायरस जनित रोगों का पता लग चुका था, सॉरी, क्या लग चुका था। अब जो वायरस होती है, यानी कि मैंने अगली वाली जो क्लासेस आपको बता चुका है कि वायरस जनित रोगों के कौन कौन से रोग होते हैं, तो मैंने अगले वाले जो क्लास में बताया, आप लोग उसको देख लीजिएगा प्लेयर लिस्ट में जा करके, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था वायरस जनित रोगों की डिस्कवरी किस तरीके से कौन से वैज्ञानिक ने किया। तो यानी कि प्रारंभिक, यानी कि जो 20वीं सदी आती है, 20वीं सदी के प्रारंभ में ही उसकी डिस्कवरी कर ली जाती है, और उसके महत्व के भी बारे में बता देते हैं कि ये कौन सी रोग को प्रभावित करता है, कि कौन सा रोग उत्पन्न करता है ये, ठीक। अब जैसे क्या होता है कि जो चेचक होती है, चेचक कौन सी,
यानी कि ये छोटी माता बड़ी माता जो रोग उत्पन्न करती है, और उसके बाद गल यानी कि गलगुआ रोग और खुरपका मुख पका रोग, ये सब जो रोग होते हैं, इन्फ्लुएंजा रोग हुआ, ठीक, पोलियो रोग हो गया, इन सब के बारे में जो तो वायरस जनित ही रोग हैं। कैसी हैं? वायरस जनित। तो इसके बारे में मैंने अगली क्लासेस में बता चुका हूँ। ठीक, रोगों का पता क्या हो गया था, लग चुका था। परंतु क्या है, अब यहाँ पे एक परंतु वर्ड आ रहा है, यानी कि कुछ अभी डाउटलेस है, अब वो डाउट दूर करनी है। वास्तविक यानी उसकी जो वास्तविक प्रकृति थी, जो मेन प्रकृति थी, मेन प्रकृति सिर्फ उसकी खोजी गई, उसको देखा गया, एक नज़र वो गई, तो यानी किसी चीज़ को हमने देख लिया, लेकिन अब उसके दिमाग में जैसे क्या होता है ना कि भाई कोई अच्छा सा लड़का या लड़की जब आता है कोचिंग सेंटर में तो नया नया, हम उसको सिर्फ देखते हैं, उसको क्या करते हैं, देखते हैं, और देखने के बाद क्या होती है, हम उसके बारे में ये नहीं जान पाते कि किस स्वभाव का है, इसकी प्रवृत्ति क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, किस माहौल में इसके पेरेंट्स लोग कौन होते हैं। वो जब आता है 1-2 दिन और परखते हैं हम उसको और जानते हैं, और फिर हाय हेलो बोलते हैं। हाय हेलो बोलने के बाद क्या होता है, वो अपना नाम बताता है, हम लोग अपने नाम बताते हैं, और उसके बाद जब वो नाम बताते हैं तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ी क्या हम नाम के प्रति गए। पहले तो शक्ल से देखा, तो वैसे वायरस को भी क्या किया गया, पहले शक्ल से देखा गया था 20वीं सदी के प्रारंभ में, फिर उसके बाद और उसके प्रति चाहत बनी। भाई जब अच्छा लड़का और अच्छा लड़की रहती, सुंदर, थोड़ा ब्यूटीफुल लगती है देखने में, तो हम उसके प्रति अट्रैक्टिव होते हैं ना। भैया अब इसके आगे की कहानी बनानी है तो कैसे करें, तो उसके आगे की कहानी बनाने के लिए हाय हेलो बोलते हैं। हाय हेलो में के बाद क्या होती है, उसके और डिटेल्स में घुसते हैं। ठीक, यहाँ तक पूरी एक समय ऐसी आती है, हम उसके बाद पूरी डिटेल्स निकाल लेते हैं, उसके पापा का नाम, मम्मी का नाम, भैया का नाम, भाभी का नाम, मौसी का पूरी था पता निकाल लेते हैं। यहाँ तक कि पूरी जन्म से लेकर के जब तक वो लाइफ जिस दिन मिली होती है उस तक की पूरी जन्म कुंडली बताता नहीं, खोल डालती है लड़का और लड़की, सब चीज़ चिट्ठा कर देते हैं, जहाँ कि वो माँ बाप के साथ ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। तो उसकी वास्तविक प्रकृति तथा ठीक वास्तविक प्रकृति का पता नहीं लग पाया था, यानी कि उसके बारे में पता नहीं। अब शुरुआत करेंगे उसके बारे में जानने की, इसकी वास्तविक प्रकृति क्या है। ठीक, अब उसके बारे में क्या है, सन 1935 में, कब, 1935 ईस्वी में, यहाँ पे जरा आप समझते रहिएगा, सन का और साइंटिस्ट का, सन और साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक का ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि अगर आप लोग इनमें मिस्टेक कर देते तो एग्जाम के समय में आप लोगों को ये छूट सकता है। यहाँ तक कि यूपीएससी एग्जाम में भी, और फिर उसके बाद क्या होता है एसएससी में, सीजीएल में, और उसके बाद रेलवे में, बैंक्स में, हर जगहों पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग खास कर ध्यान दीजिएगा। 1935 इसमें WM स्टैनले, ठीक, WN स्टैनले 1935 में क्या, तंबाकू के मोज़ेक वायरस, तंबाकू के मोज़ेक वायरस। तो जो मैंने आप लोगों को अगली वाले क्लासेस में बता चुका हूं कि जो तंबाकू का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, ठीक, एक तंबाकू का पत्ता मैंने बनाया, तंबाकू के पत्ते में जो उसको यानी कि प्रभावित किया रहता है, उसके बाद क्या होती है कि वायरस बनाता हूँ, वायरस के बाद उसके बाद क्या, TME वायरस होती है। ठीक, क्या होती है, TME वायरस। यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए थे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो वहाँ पे क्या हो, उसकी क्या किए थे, तंबाकू यानी कि तंबाकू मोज़ेक वायरस, ठीक, तंबाकू के, किस, तंबाकू के। अब जो तंबाकू का पत्ता था उसमें मोज़ेक वायरस यानी कि, अब मोज़ेक वायरस यानी TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, इसका पूरा का यानी कि जो TMV है इसका पूरा का पूरा क्या नाम है, टोबैको मोज़ेक वायरस। और जो टोबैको मोज़ेक वायरस है इसकी खोज वैज्ञानिक इवानोवास्की करते हैं। कौन करते हैं, इवानोवास्की। ठीक, अब ये जो इवानोवास्की होते हैं ये टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज करते हैं, वो भी कब, सन 1892 ईस्वी में। कब करते हैं, 1892 ईस्वी में। इनके खोज के बाद क्या होती है कि जो वायरस में होती है, वायरस में काफ़ी क्रांति आ जाती है कि भाई बैक्टीरिया तो ठीक है, बैक्टीरिया की डिस्कवरी इससे पहले भी हो चुकी थी, ये बारे में जान चुके थे, लेकिन क्या थी, अभी भी वायरस एक प्रकार से मिस्ट्री बनी हुई थी। क्या बनी थी, मिस्ट्री बनी हुई थी। अब इसके बारे में जानना शुरुआत हुआ। फिर क्या करते हैं कि TMV को पृथक कर, पृथक मतलब अलग करना, पृथक का मतलब क्या होता है, अलग करना। तो यहाँ हम आपको लिख देते हैं, यानी कि अलग करना। ठीक, तो जो पृथक यानी कि पृथक करना, अलग करके, क्या करके, अलग करके रवे, ठीक, क्या बनाते हैं, रवे, यानी कि अर्थात क्रिस्टलीकरण करते हैं, इसका रवा बनाते हैं। जैसे क्या होता है कि अभी क्रिस्टलीकरण क्या प्रक्रिया है, क्रिस्टलीकरण का मतलब ये होता है, रवा बनाना ये होता है कि जैसे जब सुबह के टाइम पे, किसका, मॉर्निंग के टाइम पे, सुबह के टाइम पे मम्मी हो जाती है, भाभी दीदी लोगन हो जाती हैं, चाची लोग हो जाती हैं, वो लोगन क्या करती हैं ना कि मठनी लेती हैं, और जिसमें ये मटका होती है ना, मटका, तो उस मटके में क्या होता है, दही, क्या, जो शाम के टाइम पे दूध को
एक अहरी होती है, अहरी में डाल करके उसमें फिर क्या करते हैं, जावन डाल करके उसको जमा देते हैं। अब ये जो दूध से दही बन रहा होता है, दूध से दही बन रहा होता है, दूध से दही बनने में अहम रोल सबसे ज़्यादा कौन निभाता है, बैक्टीरिया निभाता है। वो भी कौन सी, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस सबसे अहम रोल निभाता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, या फिर ये कह लिया जाए दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। तो वो जो बैक्टीरिया होता है उसको क्या कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद मठनी उसमें डाल करके खूब ऐसे ऐसे मठनी मारती है ना, कुछ देर बाद देखो क्या उसमें तो मक्खन निकलता है। क्या निकलता है, मक्खन, जिसको हम लोग बाद में क्या करते हैं, गरम करने के बाद घी महकता है। वाह क्या घी महक रही है, जैसे पड़ोसी चाची लोगों अगर गरमाती है ना तो उसमें नजर आती है कि क्या गजब महक रही है, तो सूंघते हैं और घी की महक। देसी घी तो कुछ और ही उसकी क्वालिटी होती है, ठीक। तो अभी जो विदेशी घी आने लगी है, आर्टिफिशियल जो कंपनियों में बन खाती है, तो पैसे के लिए आप देसी घी खाइए, हट्टा कट्टा होइए, तंदुरुस्त होइए, और ये सब क्या रखें। और जानते हो उसमें भी क्या करते हैं, जब पानी डालकर, क्या डालते हैं, पानी डाल करके उसके बाद क्या करते हैं, मठनी से उसको हिलाते हैं, उसमें से मक्खन निकलता है। क्या निकलता है, मक्खन। ठीक, यहाँ पे मक्खन होगा, ठीक। अब ये मक्खन जब निकल जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, मक्खन निकलेगा, ठीक। अब ये मक्खन को क्या किया गया, यानी कि क्रिस्टलीकरण किया गया। मक्खन को अलग करना क्या हो गया, क्रिस्टलीकरण, यानी कि अब जो दही होता है, क्या होता है, दही को खूब मारते हैं, इतना मारते हैं, और उसमें क्या होता है, तब जो होती मक्खन जो होता है, ठीक, क्या होता है, मक्खन अलग हो जाती है। अब मक्खन जब अलग हो जाता है, ये क्या है, क्रिस्टलीकरण हो गया, इसका क्या हो गया, क्रिस्टलीकरण। अब इसी प्रक्रिया यहाँ पे क्या हो गया, उसको इतना ज्यादा रवे को सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में, किसमें, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में, यहाँ पे जब इसको क्रिस्टलीकरण कर रहे होते हैं, तो जो यानी कि तंबाकू का पत्ता होता है, क्या होता है, तंबाकू का पत्ता, उसको लेकर के खूब रगड़ते हैं, ऐसे रगड़ करके उससे अर्क निकाला जाता था। क्या निकाला जाता था, अर्क। अर्क किसको कहते हैं, जैसे क्या होता है कि जब काढ़ा यानी कि सर्दी जुकाम होती है, बुखार हो जाती है, तो कुछ गांव के लोग आयुर्वेदिक तरीके से, वैद्य के तरीके से काम करते हैं, तो उसमें क्या होती हैं कि उसका खूब एक काढ़ा बनाते हैं। अब काढ़ा को इतना गर्म, उस पानी को इतना गर्म कर देते हैं, थोड़ा सा बचता है, लाल काढ़ा एकदम गाढ़ा हो जाता है। काढ़ा जो होता है क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है, उसको काढ़ा कह दिया जाता है गंवई भाषा में। तो वो अर्क है, वो क्या है, अर्क। तो यहाँ पे भी क्या होगा, उसका अर्क निकला, और उसको फिर सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में, किसमें, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में, ठीक, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब, ठीक, फ्यूगल ट्यूब, फ्यूजन होगा, सेंट्रीफ्यूजन ट्यूब, ठीक। अब ये जो होती है परखनली की जैसी होती है, उसमें खूब डाल करके, जैसे जब मलाई निकालते हैं दूध से, जानते हो ना, जब दूध से क्या निकालते हैं, मलाई हमने निकाला जाता है, उस कंडीशन में सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। उसको क्या किया, खूब उसमें डाल करके, जब कहते हैं देखिए उसमें कितने परसेंट फैट है, फैट को जानने के लिए खूब इसे खूब हिलाते हैं, इसे ना, तो हिलाने के बाद क्या होती है, कुछ देर बाद देखिए उसमें फैट की मात्रा लग, तो बोलता है कि नहीं तुम्हारे दूध में इतना फैट है, तुमको इतना प्राइस मिलनी चाहिए। तो क्या करता है, अब ये कैसे पता चला, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है उसको। तो यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूज किया, तो जो था जो वायरस थे, वायरस के नीचे यानी क्रिस्टलीकरण हो गया, उसका क्या अलग हो गया, वो यानी कि अलग हो गया, उसका रवा तैयार हो गया। इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूजन, ठीक। करने में क्या हुए, सफल हो गए। अब ये जो वायरस वाला यानी कि टीएमई वायरस की होती है, उसका सेंट्रीफ्यूगल करने में वो क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। कौन सफल हो जाता है, WM स्टैनले। अब यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो गया, क्या तैयार हो गया, क्वेश्चन ये तैयार होता है कि सबसे पहले TMV यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था। तो सबसे पहले क्रिस्टलीकरण वैज्ञानिक WM स्टैनले ने किया था। वो भी कब किया, सन 1935 ईस्वी में किया। तो ये आप लोग इसका खास ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अब आगे देखते हैं इसी कार्य के लिए, यानी कि जब ये इन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल कर लिया, क्या कर लिया, सेंट्रीफ्यूगल कर लिया। उसमें क्या होता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल नहीं, क्रिस्टलाइजेशन, क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण। अब उसके एक क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए इनको, यानी कि उसका यानी क्रिस्टलीकरण करने के लिए जब ये क्रिस्टलीकरण कर लेते हैं, तो इनको क्या होता है, सन 1946 ईस्वी का, कब का,
1946 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार मिलता है, यानी कि इनको सम्मानित किया जाता है सन 1946 में नोबेल पुरस्कार से। किससे सम्मानित किया जाता है? नोबेल पुरस्कार से। वो भी कब किया जाता है? सन 1946 ईस्वी में। कभी कभी अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि डब्ल्यू.एम. स्टैनले को यानी कि किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो डब्ल्यू.एम. स्टैनले को यानी कि टीएमवी वायरस के रवे को तैयार करने के लिए यानी क्रिस्टलीकरण करने के लिए उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि डब्ल्यू.एम. स्टैनले को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो डब्ल्यू.एम. स्टैनले को सन 1946 ईस्वी में सम्मानित किया गया। तो ये आप लोग खास ध्यान दीजिएगा, ठीक, ओके। अब उसके बाद क्या है? रवे में मोजाइक रोग, ठीक, जो रवे में किसका? मोजाइक रोग, यानी कि जो टोबैको मोजाइक वायरस होती है ना, उस रोग उत्पन्न करने की पूरी लक्षण होती है। यानी कि जो वायरस होता है, जो यानी कि यहाँ पे जो रवा तैयार कर लेते हैं ये, तो अब ये सोचते हो कि अब इसमें की जो इसकी गुणवत्ता है खो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिस्टलीकरण करने पे भी इसकी गुण नहीं खोती है। किसकी गुण नहीं खोती? जो टीएमवी वायरस होती है उसकी गुण बरकरार बनी रहती है। तो इसमें क्या, इसमें यानी कि इसमें कह रहा है कि रवे में रोग यानी रवे में मोजाइक रोग उत्पन्न करने की पूरी क्षमता थी। क्या थी? पूरी क्षमता थी, यानी उसकी क्षमता घटी नहीं थी। अब भी जरा सोचिएगा कि वायरस आखिर है क्या चीज, उसकी गुणवत्ता घटी ही नहीं, यानी कितना सेंट्रीफ्यूगल करने के बाद भी नहीं घटी, तो जाहिर सी बात है कुछ विशिष्ट चीज है वायरस। तो इसके बारे में अब यहाँ जानकारियां मिलना शुरू हुई है, क्योंकि जानते हो इसके बारे में और पहले जानकारियां इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई होती है। अब ये जो वायरस होता है इतना सूक्ष्म होता है, जब बताइए बैक्टीरिया जो होती है बैक्टीरिया से भी कई गुना छोटा, यानी कि लाखों गुना छोटे कौन होता है? वायरस होती है। यहाँ पे देखिए जो यानी कि जो बैक्टीरिया होता है हमारे आपकी 1 mm की वस्तुओं को देखने के लिए 1 लाख गुना छोटा होता है, उससे भी कहीं 1 लाख गुना छोटा वायरस होती है। जरा सोचिए, यानी कि 1 mm वस्तु से कहीं 2 लाख गुना छोटा है, तो कितना ज्यादा छोटा है। और इसकी जो साइज मापी जाती है, साइज जो इसकी होती है माइक्रोन मीटर में होती है। कितने में होती है? माइक्रोन मीटर में। अब आप ही लोग जानिए कि माइक्रोन मीटर कितना ज्यादा छोटा है, यानी माइक्रोन यानी 10⁻⁻⁻, यानी कि माइनस के भी 6 जीरो लगा दीजिए, उसके नीचे की वो कहानी बता रहा है, यानी कि इतना ज्यादा छोटा है, ठीक। अब आगे देखते हैं, यानी क्षमता है। फिर क्या होता है? इससे यह प्रमाणित हुआ, इससे क्या प्रमाणित हुआ कि यह क्या है? सजीव नहीं है। यानी कि जो वायरस होता है क्या होता है? ये क्या कहते हैं? वायरस। ये वायरस एक सजीव नहीं है। इसीलिए क्या होता है, जब किसी लिविंग बॉडी में आता है, किसके बॉडी में? किसी लिविंग बॉडी में आता है, यानी कि सजीव बॉडी में जब आता है तो ये जीवित हो जाता है। अगर ये जैसे ही शरीर से बाहर, यानी कि जो लिविंग बॉडी होती है, लिविंग बॉडी से जैसे ही निकलता है तुरंत क्या हो जाता है? निर्जीव अवस्था में चला जाता है। किस अवस्था में? निर्जीव अवस्था में चला जाता है, जिस वजह से क्या है, इसे निर्जीव नहीं घोषित किया गया। उस वक्त क्या था, किसी सजीव कोशिकाओं में नहीं था, उसका रवा तैयार कर दिया गया था। बाकी और जो थी उसकी सेल्स, यानी जो तंबाकू के पत्ते में जो सेल्स थी वो सेल तो मर गई थी, क्योंकि उसका क्रिस्टलीकरण कर दिया गया था। किसके द्वारा? डब्ल्यू.एम. स्टैनले के द्वारा कर दिया गया, तो वो सेल मर गई। बचा कौन? वायरस। और वायरस क्या है? अब उसको क्या होता है? जीवित कोशिका मिलती नहीं। जब उसको जीवित कोशिका मिलती नहीं है तो वो क्या हो जाता है? निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है, यानी कि सजीव से निर्जीव अवस्था में। अब क्या होता है? यह सजीव नहीं, ठीक। अति सूक्ष्म। क्या है? अति सूक्ष्म। अति माने बहुत, सूक्ष्म माने छोटा, अति मतलब बहुत, सूक्ष्म मतलब छोटा। अति सूक्ष्म निर्जीव। अति सूक्ष्म क्या है? निर्जीव होते हैं। अब यहाँ पे जरा सोचिएगा, निर्जीव कण की बात कर रहा है, यानी कि क्या है कि यहाँ पे जो सजीव है, ठीक, लिविंग। अब यहाँ नॉन लिविंग मटेरियल्स हो जाता है। फिर क्या होता है? जो सजीव सेल में, किसमें? अब यहाँ पे एक बात सोचिएगा, ये निर्जीव है। कैसा है? निर्जीव। कौन है? वायरस निर्जीव है, लेकिन रोग किसमें फैला रहा है? सजीव में फैला रहा है। जरा यहाँ पे आप ध्यान देते रहिए, किसमें? सजीव को संक्रमित करता है। किसको संक्रमित कर रहा है? सजीव को। जो सजीव सेल होती है, सजीव सेल को संक्रमित करता है। और एक खास बात याद रखिएगा, ये जो सजीव सेल को संक्रमित कर रहा है, वो उसके क्या, किस पे वार करता है? सबसे पहले डीएनए पे, ठीक। सेल में जाएगा, किस में जाएगा? सेल में। और सेल के अंदर जो रह रहा होता है हमारे आपका डीएनए, उसके साथ में क्या करता है? अपनी सेल का डुप्लीकेशन करके उसके डीएनए के साथ अपना डीएनए मिला देता है। और जब अपना डीएनए मिला दिया तो जाहिर सी बात है मरने वाला है नहीं, अपनी संख्या बढ़ाता जाएगा और हमारे आपके अंदर रोग उत्पन्न होते चले जाएंगे। ये है इसका गुणवत्ता।
ठीक, अब ये कैसे बढ़ा था यही वैज्ञानिक नहीं समझ पा रहे हैं। उसके बाद आती है, ये बात तो आप लोग समझ गए, यानी कि फर्स्ट पॉइंट भी हो गया, सेकंड पॉइंट भी, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं ना। ठीक, अब थर्ड पॉइंट क्या है, सन 1935 ईस्वी में, कब, अब यहाँ पे एक खास बात याद रखिएगा, सन 1935 ईस्वी में, कभी कभी किसी किसी बुक्स में 1934 लिखा रहता है, आप लोग यहाँ इनके प्रति यानी कि माइक्रोस्कोप के लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। किसी किसी किताब में लिखा रहता है कि 1934 में, और किसी किसी किताब में लिखा रहता है 1935। तो जहाँ तक मैंने अपने कोर्सेज की हिसाब से जो मैंने पढ़ी उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि 1935 में वैज्ञानिक नाल और रुस्का, इनका रस्का इंग्लिश में रस्का पढ़ा जाएगा, ठीक, नाल और रुस्का ने सन 1935 में किसकी खोज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज करते हैं, ठीक, के आविष्कार के बाद किसके, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी 1935 में नाल और रस्का कर देते हैं। कितने में, 1935 में, जब नाल और रस्का किसकी खोज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब कर देते हैं, तब उसके बाद क्या होती है, बाद वायरसों को देखना, किसको, वायरस जो होती है, वायरस को देखना बहुत संभव हो गया था। नहीं तो क्या हुआ कि 1935 तक के जो सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप हुआ करते थे उससे तो बिल्कुल नहीं देखा। मान लीजिए कि हायर जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती थी उससे सिर्फ बैक्टीरिया तक ही सीमित हो पाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जो थोड़ा वायरसों को देखने के काबिलियत तारीफ बनी माइक्रोस्कोप, और वो देन किसकी है भाई, किसी प्रोपोगंडे का नहीं देन है, यहाँ पे किसी देवी देवता है। अब जरा सोचिए आप ही लोग, अपने देश में कितने 56 करोड़ यानी कि 33 करोड़ देवी या 56 करोड़ देवता, किसी ने कोई खास डिस्कवरीज नहीं किए हैं। जितने भी डिस्कवरीज किए हैं सब बाहरी कंट्रीज वाले किए हैं। और वो भी क्या है, वो लोग कभी किसी देवी और देवताओं पे यकीन नहीं किया सिवाय खुद पे। वो ये कहते थे भाई होगा जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन अपने यहाँ पे क्या है, 33 करोड़ देवी और 56 करोड़ देवताओं के चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी तो लिपते ही हैं। सारा जिंदगी एक पत्थरों के सामने के क्या कहते हैं ना कि मतलब टेक करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही देते हैं। कुछ वो नहीं समझ पाते, जैसे पत्थर सामने देखते हो वैसे का नहीं, जैसा देखोगे वैसा बनोगे। अब वो पत्थर देख करके खुद पत्थर बन जाते हैं। अपना तो पत्थर जब बन ही जाएंगे और बच्चों को भी इसमें घसीट करके पत्थर बना डालते हैं। और जरा सोचिए वो जो मूर्ति होता है खुद अपनी साफ सफाइया नहीं कर पाता है, खुद तब यहाँ तो सुसु करके चला जाए वो भी नहीं साफ कर पाते, तो जरा आप ही सोचिए वो हमारे आपकी जिंदगी में गंदगी कैसे साफ करेगा। आप बताइए जरा कि एडिसन के द्वारा खोजी हुई लाइट, किसके द्वारा, एडिसन के द्वारा खोजी हुई लाइट को भी वो खुद नहीं ऑन ऑफ कर पाता है कि हमको ऑन ऑफ करनी है। उसमें जाएगा एक गुरु घंटोले जो होता है घंटा हिलाने वाला, उसको क्या करता है, ऑन ऑफ करता है। ठीक, अब जरा आप ही सोचिए, यहां तक कि अपने कपड़े खुद ने, अब जरा सोचिए पत्थरों को भी कपड़े पहनाए जा रहे हैं आजकल जमाने में। और जो जीवित इंसान होता है वो नंगे घूम रहा है सड़कों पे, यानी भिखारियों देख लो, वो फटे पुराने जाहिल कपड़े भी पहन के घूम रहा है, उसकी तो कोई तरीज नहीं। लेकिन जरा उसकी सोचिए जिसमें कोई जान नहीं, कोई मान नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके पीछे अंधे भागे पड़े। और ये पढ़े लिखों की कहानी है। अनपढ़ होता तो चलो ठीक है, उसकी बात बुद्धि नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो साइंस को पढ़ता हो, इसको विज्ञान को पढ़ता हूं। अब कहते नहीं विज्ञान बन, यानी कि कुछ लोग साइंटिस्ट तो तुम्हारे चुल्लू भर के जो पूरी कायनात को बनाएगा, पूरी दुनिया को बनाएगा, वो तुम्हारे मंदिर में रहने आएगा, तुम्हारे मस्जिद में, तुम्हारे गुरुद्वारा में आएगा, तुम्हारे की इस ये जो होती है गिरजाघर उसमें आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आएगा पूरी दुनिया पे, तो पूरी दुनिया में है ना, तो पूरी दुनिया में कहीं उसमें तो मैं भी हूं, तो हमारे अंदर भी क्यों हो सकता है ना। तो जाहिर सी बात है कि भाई फिर लड़कियों की जो शोषण हो रही तो वो भी कर रहा है। इसका मतलब यानी अगर ऐसा यदि ऐसा है, ऐसा गॉड है, ऐसा भगवान है, तो ऐसे भगवान पिल्लातन है कि जो किसी लड़कियों की इज्जत ना बचा सके और लड़कियां अपनी। तो इसको समझिएगा, यहाँ पे वैज्ञानिकों हमारे आपके जीवन में सबसे अहम रोल वैज्ञानिक निभाते हैं। वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके हम आपको इंस्ट्रूमेंट यानी कि सुविधा प्रोवाइड करते हैं, और हम लोग आप लोग ही उसकी कीमत नहीं कर पाते। जरा सोचिएगा, जो आप हमारे जीवन में जिसने हमारे आपकी लाइफ को इतना आसान बनाया है, आप तक की मेरी आवाज पहुंच गई है, आप तक की समझ लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझ लीजिए अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आप तक मेरी वीडियो जा रही है, तो जाहिर सी बात है इसमें सबसे अहम रोल सबसे पहले पायदान पे किसी देवी और किसी देवताओं का नहीं है, यहाँ पे देन है किसी साइंटिस्ट की देन है। और वो साइंटिस्ट अपने जीवन में संघर्ष करके, सोच करके, विचार करके इस चीज की डिस्कवरी किया है। आप ही लोग क्यों नहीं आगे जाते हैं? अपने देश को आगे ले जाइए। बड़ा देश प्रेम है तो देश प्रेम में डिस्कवरी होनी चाहिए, नया देश प्रेम में नई नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, देश प्रेम में कोई प्रोपोगंडा नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब काहे को लड़ते हो लेकर के? कोई यहाँ कुछ नहीं है, सब बकवास है। यहाँ पे जाति पाति धर्म ये सब किसी स्वार्थी लोगों ने ये अपना सिद्ध करने के लिए किया है। पहले के जमाने में राजा महाराजा अपनी क्या स्वार्थ सिद्ध किए पता नहीं। माना कि राजा महाराजा हुआ करते थे, यानी कि ये
वो तो चली गई, राजशाही तंत्र तो चली गई, लेकिन जरा सोचिए राजशाही तंत्र द्वारा बनाई हुई परंपरा अभी भी जीवित है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की कोई मान्यता ही नहीं, सारा का सारा वहीं जैसा नजर आता है, कुछ खास नहीं नजर आता इसमें। तो हम लोग वहाँ से इधर आते हैं, अगर ऐसे टॉपिक करेंगे तो बहुत कुछ हमको सीखने को मिलेगा। आप लोग कमेंट करिए आखिर ये दुनिया कैसे, अपनी भारत कैसे पीछे है। ठीक, अब उसका क्या है, वायरसों को देखना संभव है, इसके बारे में, ठीक, इसके बारे में क्या तीव्र ज्ञान प्राप्त हुआ। अब जो वायरस होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, इसके क्षेत्र में इतनी ज्यादा क्रांति आ जाती है, साइंटिस्ट लोग इसमें दिन रात लग जाते हैं कि क्योंकि खोजना, इससे बहुत लोग मर जाते थे वायरस की वजह से, क्योंकि जान ही नहीं पाते थे। कुछ लोग तो इसे देवी है मैया, जैसे कोरोना, अब तक कोरोना वायरस को भी मैया बना दिया। कोरोना एक वायरस है, कोरोना क्या है, वायरस है, वो भी कैसा निर्जीव। ये भी देखो जरा, इसमें पढ़ रहे हो ना, वायरस कैसा चीज होता है, एक निर्जीव चीज होती है, उसमें सिर्फ डीएनए और कैप्सिड की बनी हुई लेयर्स होती हैं, कुछ लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। अब उसको भी कहते हैं कोरोना मैया है, कोरोना मैया तू भाग जा, कोरोना मैया भाग, ऐसी अफवाहें अपनी देश में, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, यूपी बिहार तो कुछ ज्यादा ही लंट है इसमें, इस क्षेत्र में। ठीक, तो अब जरा सोचिए कि इन सब धारणाओं से आप कब दूर होंगे, इनको दूर करना चाहिए। अब यहाँ पे फिर देखना, यानी कि इसके बारे में तीव्र ज्ञान प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे इनके अध्ययन के लिए, किसके, जो वायरस है, वायरस की, जब इनके बारे में, जब और वायरसों की खोज हो गई, और इसका ना तो बैक्टीरिया से लक्षण मैच कर रहा था, ना तो अदर सेल से इसकी मैचिंग हो रही थी, और इसका जो प्रकृति थी सब जीवों से अलग थी, सब जीवों से। अब ये क्या है, निर्जीव की भी लक्षण अपना रहा है और सजीव की भी लक्षण अपना ले रहा है, ये मर ही नहीं रहा है, और ये हर जगह पे, यानी कि वायु में भी, यानी कि जो हवा होती है उसमें भी, जो पानी है यानी जल उसमें भी, और मृदा यानी सॉइल्स में उसमें भी, ये हर जगह अपने आप को सर्वाइव कर ले रहा है। तो इनकी जो विशिष्ट गुण होती है, इनकी, इन सबको मद्देनजर देख करके तो वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि इसकी अध्ययन को लेकर के, यानी कि इसमें बहुत से जब वायरसों की खोज होनी चालू हो गई, तो इनमें अब ये क्या हुआ, थोड़ा मुश्किल भरा सब्जेक्ट हो गया कि भाई ये थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, अब इसको अलग करना होगा। तो बायोलॉजी के, यानी कि जीव विज्ञान की एक शाखा बनाई गई, किसकी, जो बायोलॉजी की एक शाखा के तहत में क्या हुआ कि विषाणु विज्ञान, यानी कि वायरोलॉजी, ठीक, क्या होता है, विषाणु विज्ञान बना दिया गया एक शाखा। बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत वायरसों की अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी कहा जाता है। तो वायरोलॉजी ये एग्जाम में पूछता है, ये भी आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी और उसके बाद रेलवे, और उसके बाद क्या होती है, रेलवे में हो गया, एसएससी होगी, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वनडे एग्जाम में ये पूछता है कि वायरस का अध्ययन किस तहत किया जाता है, वायरस का अध्ययन किसके तहत किया जाता है। ठीक, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी के तहत किया जाता है, या ये पूछ लेगा कि वायरोलॉजी के अंतर्गत किसकी अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो वायरोलॉजी के अंतर्गत किसकी अध्ययन की जाती है, वायरस का अध्ययन किया जाता है, यानी विषाणु विज्ञान के अंतर्गत। ठीक, विषाणु, तो आप लोग ये क्वेश्चन तैयार हो गया यहाँ तक आपको। उसके बाद क्या है, स्थापना हुई, क्या करते हैं, इसका स्थापना कर देते हैं। फिर क्या है, वायरस, क्या है, वायरस जल, वायु, मिट्टी, ये तो हम कभी से बक रहे हैं, तो आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा ना, तो इसको आप लोग फोकस करिएगा। में पृथ्वी पर हर जगह पाया जा रहा है। अब जरा ये जो है मनुष्य तो जो है, यानी कि ह्यूमन तो हर जगह नहीं सर्वाइव कर रहा है, लेकिन वायरस एक ऐसी चीज है जो हर जगह सर्वाइव कर रहा है। वायरस इतना ज्यादा छोटा, यानी कि 2 लाख गुना ज्यादा छोटा है, इतना जरा सोचिएगा, बहुत ज्यादा छोटा है। इतना ज्यादा छोटे होने के बावजूद भी हम जैसे ह्यूमन को भी घर में घुसोड़ के और क्वारंटाइन लगा दिया। बताओ, इतना ज्यादा हम लोग आज डर रहे हैं, एक दूसरे से दोस्ती, हाय हेलो कहने के लिए, गले मिलने के लिए, किस करने के लिए, और उसके बाद बताओ दूरी से मास्क लगा रहे हैं, एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं अच्छे से, कि पता नहीं हमारी गर्लफ्रेंडवा गई कि नहीं गई, हमारी बॉयफ्रेंडवा गई कि नहीं, सब लफड़ा अब तैयार हो रहा है, हम अच्छे से मिल नहीं पा रहे, क्वारंटाइन लगा दिया, अब तो सरकार और लगा दे रहा है। इसी के आड़ में पता नहीं संविधान के साथ में क्या हो रही है, किसी को नहीं पता। संविधान के साथ में बहुत खिलवाड़ हो रही है, जो कि होना नहीं चाहिए। ठीक, हमारी आपकी समता मूलक समाज को भी एकदम पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया है। तो इसमें सरकार बहुत, हमारी आपकी निरंकुश सरकार है। तो अब यहाँ पे हम आगे आते हैं, तो ये पृथ्वी पर हर जगह पाया जा रहा है। उसके वायरसों के संरचनात्मक, अब यहाँ पे ये इसकी विशिष्टता हो गई है, यानी कि प्रकृति और विवरण के बारे में इसको मैंने पूरा विवरण दे दिया, और इसकी प्रकृति के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको जहां नहीं समझ में आएगा आप प्लीज कमेंट के जरिए बताइए, हम आपको समझेंगे। और आप लोग ये चीज जो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक, आप इसको बात को और आगे तक शेयर करिए, लोगों को जानकारियां हो। और भी मैं ऐसी आपको हर जानकारी, यानी कि इस तरीके से हर इंटरेस्टिंग टॉपिक में आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। बहुत से आपको वीडियो जो हम बना के देंगे,
जो आप लोगों को हर क्षेत्र की नॉलेज चाहिए, देवी देवता से लेकर अपने देश में जितनी अराजकताएं हैं सबके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि ये देख रहा हूं मैं कि खुद ही मुझे बहुत टेंशन सी होती है कि अपने देश के जो लड़के और लड़कियां होती है उसकी भविष्य को लेकर के क्या होगा, क्योंकि पढ़ाई तो हो नहीं पा रही, सब लोग पबजी में लगे हुए हैं और फ्री फायर में लगे हुए हैं, व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक इन्हीं सब में जिंदगी गुजर रही है। क्या इनसे सच में ये भारत का डेवलप होने वाला है? कभी नहीं होने वाला है। भारत का डेवलप तब होगा जब जिसके अंदर वैज्ञानिक विचार हो गया, वैज्ञानिक विचार, वो भी नहीं प्रोपोगंडा वाला, देवी देवताओं वाला। इससे कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ देवता और देवी देवता का डेवलपमेंट होने से हमारा आपका कुछ नहीं, सिर्फ किसका होगा? फॉरवर्ड यानी ब्राह्मण का होगा और किसी का नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे वायरसों के संरचनात्मक लक्षण यानी कि स्ट्रक्चरल, ठीक, स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड वायरस। अब जो वायरस होती है, वायरस जो, ठीक, उसका संरचनात्मक लक्षण क्या है? क्या है? संरचना के आधार पर लक्षण क्या? अभी इसको जरा हम समझते हैं। ठीक, वायरस सबसे छोटा, ठीक, लगभग, अब जो सबसे छोटा वायरस होता है, क्या होता है? सबसे छोटा वायरस होती है, जरा यहाँ पे बात समझिएगा। ठीक, वह कितने का होता है? 10 एम, ठीक, एम यानी कि 10 मिली माइक्रोन, 10 मिली माइक्रोन लंबा होता है। कितना होता है? मिली, ठीक, क्या होता है? मिली, यानी कि ये माइक्रोन है। क्या है? माइक्रोन। अब माइक्रोन का मान कितना होता है? 10 के घाते -6। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है? 10 मिली माइक्रोन यानी कि एनएम, एनएम यानी नैनोमीटर, एनएम का मतलब है एन से नैनोमीटर यानी नैनो, और एम से क्या हो गया? मीटर, ठीक, नैनोमीटर। और उसके बाद क्या है? ये यानी माइक्रोन, सॉरी यानी कि मिली माइक्रोन, ये एम से क्या? मिली, और फिर उसके बाद क्या? माइक्रोन, यानी कि ये क्या होता है? 10 mm होता है। उसके बाद 10 nm, ठीक, nm से और 10 nm से लेकर के कितना? 0.1 माइक्रोन मीटर। कितना होता है? 0.1 माइक्रोन में माइक्रोन मीटर। ये क्या है? माइक्रोन मीटर। अब इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आता कि इतना क्या है, तो आप लोग अगर वायरस के सबसे छोटे वायरस के अगर साइज पूछता है तो आप 10 एम यानी कि एम यानी कि मिली माइक्रोन लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको लिखना होगा 0.1 माइक्रोन मीटर। इसकी एक्चुअल साइज क्या होती है? 0.01 माइक्रोन मीटर व्यास का होता है, जो सबसे छोटा है, दुनिया का सबसे छोटा वायरस है। उसके बाद ये किसका होता है? अतिसार रोग का, यानी उत्पन्न करने वाले कॉलरा, जो कॉलरा नहीं होता उसी रोग को, ये जो होता है सबसे छोटा वायरस होता है, वो कॉलरा रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? कॉलरा रोग। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक, ये पूछ लेता है। और इस वायरस का नाम, जो दुनिया का सबसे छोटा वायरस होता है, उसका नाम क्या है? परवो वायरस। क्या है? परवो वायरस, परवो वायरस। ठीक, इसका क्या नाम है? दुनिया का सबसे छोटे वायरस का क्या नाम है? परवो वायरस। ठीक, अब आगे चलते हैं। फिर सबसे बड़ा वायरस, अब यहाँ पे आपको, अभी तो छोटा हो गया, लेकिन सबसे बड़ा, ये एग्जाम में पूछता भी है, सबसे छोटे वायरस का क्या नाम है? परवो वायरस। ठीक, क्या है? परवो वायरस की आकार कितनी है? 0.01 माइक्रोन मीटर। ठीक, अब सबसे बड़े यानी कि सबसे बड़ा वायरस जो होता है उसका क्या? चेचक के वायरस। ठीक, क्या होता है? चेचक, जिसकी वजह से क्या होता है? छोटी माता बड़ी माता रोग उत्पन्न होती है ना, ये है। और इसको क्या होता है? पॉक्स वायरस, यानी कि पॉक्स वायरस इसको बोला जाता है। क्या होता है? इसके यानी कि जो चेचक के वायरस होता है, उस चेचक के वायरस का नाम है पॉक्स वायरस। ठीक, क्या है? पॉक्स वायरस। चेचक के वायरस का क्या नाम है? पॉक्स वायरस। ठीक, अब इसका माप कितना होता है? इसका माप होता है 300 से 400 nm तक होती है। कितना होता है? यानी नैनोमीटर। 300 से 400 nm, जितना कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम यानी कि दुनिया के सबसे छोटे सेल की होती है। दुनिया की सबसे छोटा सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत काम आएगा। यहाँ पे आप लोग कहानी नहीं खोल के सुनते हैं, लेकिन अभी कभी लड़की वाली मैटर आया और लड़का वाला मैटर आया तो आप लोग बहुत ध्यान देंगे। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, 300 से 400 nm का। उसके बाद 0.3, अब यहाँ पे क्या है? माइक्रोन में जा रहा है। 0.32 यानी कि, और 0.4 ही माइक्रोन। ठीक, यानी कि माइक्रोन मीटर। इतना बड़ा इसकी साइज होती है, सबसे बड़े वाले, यानी कि 300 से 400 nm। nm में अगर पूछ रहा है तो यही 300 से 400। माइक्रोन मीटर में पूछ रहा है 0.3 से लेकर 0.4 माइक्रोन मीटर तक होती है। अब क्या होता है? नोट में मैंने आपको लिखा, यानी कि पॉक्स वायरस। क्या है? पॉक्स वायरस जो है, ठीक, पॉक्स वायरस माप, ठीक, के माप में जीवाणु का माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है। अब ये जो पॉक्स वायरस है, इसके बराबर, किसके बराबर? पॉक्स वायरस के बराबर माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है। ठीक, ये माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा सेल है। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्या है? सेल है, ना कि वायरस है।
वायरस एक अलग चीज़ है और जो सेल यानी कोशिका है वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा इसको समझ लेना जरूरी है। यानी कि माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम वायरस, माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम वायरस, माइकोप्लाज्मा सबसे दुनिया की सबसे क्या है, चोटी है, कोशिका। और उसके बाद क्या है, और ये जो है पॉक्स वायरस क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा वायरस। ये क्या है, सबसे बड़ा वायरस। तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक। तो आज बस इतना ही, और हमको तो उम्मीद होगा कि आप लोग समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट, और उसके बाद कमेंट तो करना भूलिए ही मत। तो आप लोग प्लीज बताइए आपको समझ में कहाँ नहीं आ रहा। आप लोग पता नहीं क्या क्या खाए हुए हैं, ऐसे मानो कि जैसे लॉकडाउन में मतुआए पड़े हो। अरे थोड़ा हैप्पी हो जाओ, खुश हो जाओ, ये दुनिया है। नहीं हंसोगे तो कैसे, जानते हो अगर आपके पास हंसी नहीं रहेगी तो आप दूसरों को हंसी कैसे देंगे, आपके पास खुशी नहीं रहेगी तो आप दूसरों को खुशी कैसे देंगे। तो आप पहले हैप्पी होना सीखिए। क्योंकि यदि आपके पास, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, आपसे मैं अगर बोलूँगा भैया आप 100 रुपये दे दीजिए, तो आप दे देंगे खट से। लेकिन आपके पास अगर 100 रुपया नहीं रहेगा तो हम आपसे पूछेंगे तो कैसे हो जाओगे, नहीं। अगर जरा सोचिए, हम अगर वायरस के बारे में नहीं पढ़े होते, वायरस के बारे में हम लोग, हमारे पास जानकारी नहीं होती, तो हम आपको कैसे पढ़ाते। ज़्यादा सी बात है, जब हमारे पास है तभी हम आपको दे रहे हैं। तो आपके पास जब खुशी रहेगी तो आप तभी खुशी दे पाएंगे। तो ये आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो चलता हूँ, हाय बाय, ओके। तब तक लिए मेरा नमस्कार। आप लोग अपना ध्यान दीजिए, मैं फिर मिलता हूँ अगली वीडियोस में आपको।